Good morning, dear students. Welcome to Franklin Biology classes. And this is Umar Ahat और हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंड लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर फॉर्मेशन जो होता है बेटा, मतलब प्रीवियस क्लास जो फर्स्ट क्लास थी बेटा वहां पे हमने डिस्कस किया था पूरी मेल पार्ट को एंड जितनी भी चीजें रिलेटेड मेल पार्ट की थी बेटा वो हमने सब फिनिश कर दी थी। स्ट्रक्चर लेके एंड फॉर्मेशन लेके एंड पोलन गेन की मॉर्फोलॉजी तक हमने फिनिश कर दिया था। कल की क्लास में बेटा हमने बिकॉज मेल पार्ट फिनिश कर दिया था तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा फीमेल पार्ट के बारे में, और हमने फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर या फोर्थ वर्ल ऑफ फ्लावर या सेकेंड रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको गाइनोशियम के बारे में बेटा इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी। गाइनोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, हमने गाइनोशियम के यूनिट्स के कार्पल्स या पेस्टल्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था मोनोकार्पोरेरी का मतलब क्या होता है, पॉलीकार्पोरेरी का मतलब क्या होता है, सिनकार्पस किसे बोलते हैं एंड एपोकार्पस किसे बोलते हैं। फ्यूज्ड होगा तो बेटा सिनकार्पस बोलेंगे, अनफ्यूज्ड होगा तो बेटा एपोकार्पस बोलेंगे। हमने स्टैग्मा देखा था, स्टाइल देखा था एंड ओवरी देखा था। हमने प्लेसेंटा देखा था एंड प्लेसेंटेशन हमने जाना था, प्लेसेंटेशन किस चीज को बोला जाता है। एंड फाइनली बेटा हम आए थे स्ट्रक्चर ऑफ अल्व्यूल की तरफ, जहां पे हमने बेटा अल्व्यूल का देखा था कि अल्व्यूल में इंटेगमेंट्स होते थे, एम्ब्रियो सैक होता था, न्यूक्लियस होता था, फिनिकल होता था, रेफे होता था एंड डैश एंड डैश एंड डैश। क्लियर है ना। तो ये पोर्शन जो है बेटा हमने कल की क्लास में फिनिश कर दिया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट में बेटा टाइप्स ऑफ अल्व्यूल्स भी पढ़े थे, एम्फिट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, डैश एंड डैश एंड डैश। तो ये हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया। एंड आई होप कि आपने लेक्चर देख लिया होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, इसके क्वेश्चंस भी साथ साथ आप सॉल्व कर रहे होंगे, बिकॉज खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। बोर्ड के लिए भी एंड नीट के लिए भी बहुत चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है ना। अब आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं, बिकॉज कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ लिया था, आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है कि हम आज चेक करेंगे कि इस ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, जैसे हमने मेल के अंदर पहले माइक्रोस्पोर पढ़ा था, फिर हमने पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ा था, फिर हमने पोलन ग्रेन के अंदर देखा था कि पोलन ग्रेन के अंदर कैसे जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल बनता है, और फिर हमने आगे देखा था कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है दो मेल गेमेट्स के अंदर। तो ओवरऑल एक मेल गेमेटोफाइट के अंदर 3 सेल्स होती है, यानी मेल गेमेटोफाइट 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 2 मेल गेमेट्स होंगे, एक ट्यूब सेल का एक ट्यूब सेल होगा। तो ओवरऑल कितनी सेल्स होती है मेल गेमेटोफाइट में, एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट में ओवरऑल कितनी सेल्स होती है, 3 सेल्स होती है, ठीक है ना, जिसको हमने बेटा वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम दिया था, और माइक्रोगेमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट को माइक्रोगेमेटोजेनेसिस बोलते हैं, वो हमने वहां पे देखा था। अब कल की क्लास में हमने बात कर रहा था फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में, एंड फीमेल गेमेटोफाइट में हमने देखा था कि मेन जो स्ट्रक्चर होता है जहां पे फीमेल गेमेटोफाइट पाया जाता है वो ओव्यूल होता है। एंड ओव्यूल के अंदर अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ऐसा भी बोल सकता हूं कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल एक इंटेगमेंटेड फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है ना, बिकॉज इंटेगमेंट के अंदर क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट का एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो हमने कल देखा था, एम्ब्रियो सैक इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। लेकिन इस फीमेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है इंटेगमेंट। तो अगर मैं ओव्यूल को डिफाइन कर दूं, अगर मैं ओव्यूल को बेटा डिफाइन कर दूं आपके सामने, तो हम ओव्यूल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ओव्यूल इज अ इंटेगमेंटेड फीमेल गेमेटोफाइट। यानी ओव्यूल क्या है, ओव्यूल एक फीमेल गेमेटोफाइट है, लेकिन कैसा फीमेल गेमेटोफाइट है, ये एक इंटेगमेंट से घिरा हुआ, इंटेगमेंट से कवर्ड फीमेल गेमेटोफाइट होता है। क्लियर है ना बच्चा। तो याद रखना है कि ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल इज अ इंटेगमेंटेड, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ओव्यूल है क्या बेटा, ओव्यूल इज अ इंटेगमेंटेड ओव्यूल इज अ इंटेगमेंटेड फीमेल गेमेटोफाइट। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल इंटेगमेंटेड फीमेल गेमेटोफाइट होता है। क्लियर है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ओव्यूल जो है इट इज अ इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, मतलब ये ऐसा मेगास्पोरेंजिया है, मतलब मेगास्पोरेंजिया मतलब ये एक ऐसा स्पोरेंजिया है जहां में क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे,
लेकिन मेगास्पोर बनने के लिए बेटा बाहर से किसका कवर होगा, हमेशा इंटेगमेंट्स का कवर होगा बेटा। क्लियर है ना? तो याद रखना है कि ओव्यूल जो है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये एक मेगास्पोरेंजिया होता है, ये एक फीमेल गेमेटोफाइट होता है, लेकिन ये फीमेल गेमेटोफाइट कवर्ड है इंटेगमेंट से, इसलिए क्या बोलेंगे बच्चा इसको हम इंटेगमेंटेड फीमेल गेमेटोफाइट और इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। अब मेगास्पोरेंजिया क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज इसके अंदर जो सेल बनेगी वो माइक्रोस्पोर नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो एक मेगास्पोर होगा। क्लियर है ना? माइक्रोस्पोरेंजिया मेल में था, मेगास्पोरेंजिया फीमेल में होगा बच्चा। क्लियर ना? चलिए, अब याद रखना है कि जब ये इंटेगमेंट बनता है, ये जब ये ओव्यूल बनता है, इस ओव्यूल के अंदर एक सेल पाई जाती है, जिस सेल को हम स्पोरोजीनियस सेल बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बोलते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेगास्पोर कैसे बनता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो हमने देखा था माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन कैसी होती है। आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस और देखेंगे कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर है ना? तो अब हम कहानी शुरू करते हैं बेटा फॉर्मेशन मेगास्पोर की। तो आपको याद रखना है कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो शुरू होता है एक सेल से, जिस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। अगर आपको मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद हो तो वहां पे भी हमने देखा था कि मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल होती है, जो फिर बिहेव करती है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे भी सेम है बेटा, यहाँ पे भी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल होगी जो बाद में बेटा बिहेव करेगी एज मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस याद रखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल थी ना, वो मोर देन 1 नंबर में होती थी, मतलब वहां पे एक से ज्यादा स्पोरोजीनियस सेल्स होती थी। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एक ओव्यूल में खाली एक ही स्पोरोजीनियस सेल होती है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक एंथर के अंदर एक से ज्यादा क्या होती थी, एक से ज्यादा क्या होती थी, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होती थी। लेकिन ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस एक ओव्यूल के अंदर क्या होगा, खाली एक सिंगल सेल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बोलेंगे। ठीक है ना? एक मिनट होल्ड कर लीजिए। ठीक है ना? तो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेनी primary sporogenous cells are present. However, during megasporogenesis only one sporogenous cell is present. मतलब per ovule only क्या होगा, सिंगल प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल होगा। क्लियर है ना? अब होता है क्या बेटा, हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। होगा ये ले लीजिए, इमेजिन करो बेटा ओव्यूल है, ठीक है ना? मैं ओव्यूल भी बना लेता हूँ आपके लिए। तो ये ओव्यूल हमारा है, एनाट्रोमस ओव्यूल हम बना लेंगे, बिकॉज एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, एनाट्रोमस होता है, जैसे हमने कल ऑलरेडी देखा है। ये हमारा एनाट्रोमस ओव्यूल है, और इस एनाट्रोमस ओव्यूल के अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर सिंगल, हम ब्लू कलर यूज करते हैं इसके लिए। इसके अंदर क्या बेटा, इसके अंदर सिंगल एक सेल है, एक सिंगल सेल है, और ये सेल कौन सी सेल है, ये है प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। ठीक है? तो हमने एक ओव्यूल बनाया, एनाट्रोमस ओव्यूल मैंने बनाया बेटा। आप चाहो तो कोई और भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिकॉज एंजियोस्पर्म के अंदर कॉमन एनाट्रोमस है तो हमने एनाट्रोमस ही बना लिया। तो हमने एक एनाट्रोमस ओव्यूल बनाया, और इस एनाट्रोमस ओव्यूल के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, और ये सिंगल सेल कौन सी है, दिस इज सिंगल प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। क्लियर है ना? चलिए, अब एक चीज ऑलरेडी आपको पता है कि प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल जो होता है ये डिप्लॉयड सेल होता है, 2N सेल, ये एक डिप्लॉयड सेल है। तो अगर ये डिप्लॉयड सेल है, दैट मींस ये आगे जाके मेयोसिस में पार्टिसिपेट करेगी। दैट मींस हम इसको बोल सकते हैं इट इज आल्सो अ मेयोसाइट। मैंने आपको लास्ट ऑलरेडी समझाया बेटा, मेयोसाइट का मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको आगे समझा के रखा हुआ है। तो ये एक मेयोसाइट, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस एक सिंगल मेयोसाइट पाई जाती है, जिस सिंगल डिप्लॉयड मेयोसाइट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल होते हैं। तो पर ओव्यूल कितनी होती है, सिंगल प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल होती है। क्लियर है ना? अब क्या होगा, अब ये प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल जो है इट विल बिहेव एज, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, नाउ दिस प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। ये हमारा ओव्यूल बाहर से ऐसे है, इसको हम दोबारा से ऐसे बना लेंगे। ये ओव्यूल हमारा है ऐसे, ये हमारा ओव्यूल हो गया। ठीक है? अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल था।
नाउ दिस प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। वापस चलते हैं पुराने टॉपिक पे। जब हमने वहां पे देखा था प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल, तो वहां पे भी बेटा प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल बिहेव कर रहा था एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मैंने वहां पे आपको बोला था हम कैसे बता सकते हैं या हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी सेल अभी भी प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल है कि मदर सेल है। तो वहां पे मैंने आपको बोला था, वहां पे जब सुपोरोजिनियस सेल फॉर्म होता है तो इन सुपोरोजिनियस सेल फॉर्म वहां पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। जैसे प्लाज्मोडेस्माटा ब्रेक होगा बाय द डिपोजिशन ऑफ कैलोस लेयर, तो उस डिपोजिशन की वजह से वो प्लाज्मोडेस्माटा ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ब्रेक हो जाएंगे, सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे अब ये सुपोरोजिनियस सेल नहीं रहा, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। मेल की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा किस्सा अलग है। यहाँ पे किस्सा क्या है, यहाँ तो सिंगल सेल ही है। अब इस सिंगल सेल का कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन तो होगा नहीं, कोई प्लाज्मोडेस्माटा तो होगा नहीं। अगर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है तो दैट मींस आपको कोई चीज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कैलोस डिपॉजिट करने की भी जरूरत आपको नहीं है। दैट मींस इन मेगास्पोरोजेनेसिस कैलोस डिपोजिशन या ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी सेल जो है ये अब माइक्रोस्पोर मदर सेल है या प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल है? हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हमारी सेल अब बिहेव कर रही है एज मेगास्पोर मदर सेल, अब ये प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल नहीं है? तो इस चीज को देखने के लिए बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपकी सेल अभी भी है प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल तो इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम होगा। लेकिन जब ये सेल बिहेव करना शुरू करती है एज मेगास्पोर मदर सेल, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है ना वो बढ़ जाता है। दैट मींस इस सेल का क्या हो रहा है, इस सेल का ग्रोथ हो रहा है बेटा। तो जैसे ही प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल का ग्रोथ होना शुरू होगा वो इंडिकेशन होता है बेटा किसके लिए, कि अब ये प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल नहीं है, अब ये क्या है बेटा, अब ये मेगास्पोर मदर सेल है, MMC सेल है बेटा। समझ गए ना? तो मतलब कुछ होगा नहीं ज्यादा, बस इतना होगा कि इस सेल का साइज जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका साइज इंक्रीज हो गया इससे, मतलब सेल में ग्रोथ हो गया, साइटोप्लाज्म ग्रो कर गया, ठीक है ना? ये इसका न्यूक्लियस है बेटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर कि इधर ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना? और हमारा जो इधर लिख देते, हमारा जो प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल था PSC था वो अब कन्वर्ट हो गया बेटा मेगास्पोर मदर सेल MMC। तो मतलब मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। समझ गए ना? तो प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल कन्वर्ट हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल में। कैसे पता चला? साइटोप्लाज्म का ग्रोथ हो गया। जैसे साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा तो हम बोलेंगे बेटा अब ये सेल प्राइमरी सुपोरोजिनियस सेल नहीं है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल है। क्लियर है ना? अब जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया, इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया था। अब क्या होगा इसके बाद? अब होगा, इसको हम ऐसे बना देते हैं दोबारा से। तो ये ओव्यूल है बेटा, जो आपको ऑलरेडी पता है, ये ओव्यूल का इंटेगमेंट है। यहाँ पे मैं खाली एक ही इंटेगमेंट बना रहा हूं, आपको दो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना चाहो। अब चाहो तो दो भी बना सकते हो कॉपी पे, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बना रहा हूं। चलिए ये हमने बना दिया दोबारा से। क्लियर है? अब क्या होगा? अब ये होगा बेटा कि ये जो आपकी प्राइमरी सुपोरोजिनियस, ये जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी, अब इस बिकॉज़ ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है बेटा, दिस इज डिप्लॉयड सेल, ये भी 2N है बेटा, ये 2N सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है। अब इस डिप्लॉयड सेल का क्या होगा? अब इस डिप्लॉयड सेल का होगा स्पोरिक मियोसिस, ठीक है ना? अब इस डिप्लॉयड सेल का हो रहा है स्पोरिक मियोसिस, जिसका स्पोरिक मियोसिस हो गया, ठीक है ना? जैसे ही इसका स्पोरिक मियोसिस होगा, मैंने डायग्राम थोड़ा छोटा बना दिया, जैसे ही इसका स्पोरिक मियोसिस होगा, आपको पता है बेटा बिकॉज ऑफ मियोसिस एक डिप्लॉयड सेल कितनी सेल में डिवाइड हो जाती है? शाबाश, मैं सुन रहा हूं सबका आंसर, गुड। ड्यू टू मियोसिस बेटा एक डिप्लॉयड सेल में कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाती है? वेरी गुड, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। गुड, ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पे जो ये जो मियोसिस हो गया, ये मियोसिस बेटा इस मेगास्पोर मदर सेल को
डिवाइड करेगा 4 सेल्स में। तो ये बन गई 4 सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड सेल नंबर 4। ये 4 सेल्स बन गई, ठीक है ना। अब ये जो 4 सेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है जो बन गई है, इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं, इधर लिख देते हैं नाम इनका, इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर्स। क्या बोलते हैं इनको? मेगास्पोर्स बोलते हैं। क्लियर है ना। और क्लियरली देख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा डायग्राम क्लियरली, तो मेगास्पोर जो 4 बन गए वो कहां से बने? वो बने मेगास्पोर मदर सेल से। कैसे बने? प्रोसेस ऑफ स्पोरिक मियोसिस की वजह से बने। और क्लियरली अगर आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे चारों मेगास्पोर्स किस फॉर्म में है? वो लीनियर टेट्राहेड्रल की फॉर्म में है। क्लियर ना, हमने पढ़े थे ना अलग अलग टेट्राहेड्रल्स। तो याद रखना है, इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिकासेड, लीनियर, टी शेप के टेट्राहेड्रल्स मिलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस आपको ओनली सिंगल टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल मिलता है, जिस टेट्राहेड्रल को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लीनियर टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अलग अलग टेट्राहेड्रल्स होते हैं, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में 4 मेगास्पोरोज जो है वो हमेशा लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। तो मतलब लीनियर टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। क्लियर है ना, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पर बन गई बेटा 4 मेगास्पोर्स। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर हुआ कहां से? बाय द मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स थ्रू स्पोरिक मियोसिस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर कैसे होता है? आपके पास एक प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल होती है, वो बिहेव करती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है, और उससे बनते हैं लीनियर टेट्राहेड्रल में 4 मेगास्पोर्स। द फॉर्मेशन ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया ना, कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है, सिंपल सी बात है। मेगास्पोर की बनाने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे बनता है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको याद रखनी है। अगर आपको याद हो बेटा, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पढ़ा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने आपको बोला था कि जो साइप्रेसी फैमिली होती है वहां पे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और 4 माइक्रोस्पोर्स में से 3 माइक्रोस्पोर्स की डेथ हो जाती है और एक बच जाता है। और फिर मैंने बोला था वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये फिनोमेना जो है बेटा, डेथ ऑफ 3 माइक्रोस्पोर्स वाला फिनोमेना जो है, दिस इज कॉमन इन केस ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट बट रेयर इन केस ऑफ मेल गेमेटोफाइट। याद है ना, मैंने बोला था कि जब साइप्रेसी के अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, 4 में से 3 की हो जाती है डेथ, ठीक है ना, और एक सर्वाइव करता है, अगर आपको याद हो। फिर मैंने वहां पे बोला था ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं बिकॉज ये फिनोमेना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये फिनोमेना जो है ये रेयर है, किनके अंदर? मेल गेमेटोफाइट्स के अंदर। लेकिन ये फिनोमेना कॉमन है किनके अंदर? फीमेल गेमेटोफाइट्स के अंदर। मतलब ये है उसका बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 मेगास्पोर बन गए, ठीक है ना। अब जैसे ही 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, आफ्टर फ्यू टाइम पीरियड ये 4 मेगास्पोर बन गए ऐसे, ये हम इंटीग्रेट बना देते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये 4 मेगास्पोर बन गए थे। ये आपको पता है दिस एंड इज माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, इसको एम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और ये आपको पता है बेटा दिस इज चार्जर एंड, ये चार्जर एंड, ये सी एंड लिख देते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास है बेटा 4 मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। 4 मेगास्पोर। क्लियर है ना। अब होगा क्या बेटा, इन केस ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ये सारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। ये कॉमन फिनोमेना ऑफ ऑल द एंजियोस्पर्म्स है बेटा। होता क्या है बच्चा? होता ये है कि आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर, ये याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। तो आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर्स की डेथ हो जाती है, और वो 3 मेगास्पोर जो है ना वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 मेगास्पोर्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है 3, हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3। याद रखना है बेटा, कभी भी डेथ चार्जर एंड से शुरू नहीं होती है, डेथ हमेशा कहां से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से होती है। मतलब सबसे पहला मेगास्पोर जो मर जाएगा, जो खत्म होगा, वो ये वाला होगा। तो ये खत्म हो गया, इसके रिमेन्स रह गए, ये खत्म हो गया, इसके रिमेन्स रह गए, ये खत्म हो गया, इसके रिमेन्स रह गए। तो 3 की होगी डेथ, रह गए 1
और ये जो एक होगा बेटा इसको हम सर्वाइविंग मेगास्पोर बोलते हैं। समझ आया ना? तो दिस इज द सर्वाइविंग मेगास्पोर और यही वो मेगास्पोर है बेटा जो आगे जाके किसको बनाने वाला है, फीमेल गेमेटोफाइट या कंप्लीट एम्ब्रायो सैक को बनाने वाला है। जो हमने कल एम्ब्रायो सैक देखा था जिसमें हमने अलग अलग सेल्स बनाई थी, लगभग हमने 7 सेल्स बनाई थी, वहां पे 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था। तो वो स्ट्रक्चर कहां से बनेगा, वो इस सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर से बनेगा। वो कैसे बनेगा वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये पोर्शन जो है आपका, ये क्या सिखाता है आपको, ये आपको सिखाता है बेटा प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। एकदम सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, बस ये डायग्राम आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस 3 मेगास्पोर्स की डेथ हो जाती है और एक क्या होता है, एक सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है। और याद रखना सर्वाइविंग मेगास्पोर हमेशा चार्जा वाला मेगास्पोर होता है एंड डेड मेगास्पोर हमेशा माइक्रोपाइलर वाले डेड होते हैं। क्लियर है ना बच्चा? चलिए अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट आउट करेंगे जो कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इधर हम लिख देते हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए। हाउ मेनी, क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा, इन ऑर्डर, ठीक है ना, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा, इन ऑर्डर to form 100 megaspores, 100 megaspores, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म 100 megaspores, हाउ मेनी टाइम्स meiosis will be repeated? How many times meiosis will be repeated? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया इधर। इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इधर देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो भी। इन ऑर्डर टू फॉर्म, सेम क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, इन ऑर्डर टू फॉर्म 100 microspores, 100 microspores, how many times meiosis will be repeated? तो ये दो क्वेश्चन बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 1000 मेगास्पोर बनाने हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको 1000 मेगास्पोर्स बनाने हैं। तो 1000 मेगास्पोर आप बनाएंगे एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से। तो इस सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में कितनी बार मेयोसिस रिपीट होगा ताकि आपको क्या मिले, 1000 मेगास्पोर्स मिले बेटा। या आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको 1000 माइक्रोस्पोर्स बनाने, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो बताइए कितनी बार रिपीट करेगा मेयोसिस टू फॉर्म 1000 माइक्रोस्पोर्स। क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो आप याद रखेंगे और इसका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व करेंगे ही करेंगे। क्लियर ना? तो आपको बेटा याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है किसके बारे में बेटा, आपको एग्जाम में पूछ रहा है मेगास्पोर के बारे में, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है किसके बारे में, मेगास्पोर के बारे में, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेयोसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, आप फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, नंबर ऑफ मेयोसिस टू फॉर्म n नंबर ऑफ मेगास्पोर्स इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n। याद रखना है, नंबर ऑफ मेयोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म n नंबर ऑफ मेगास्पोर्स इज इक्वल टू n। मतलब क्या है इसका, कि अगर आपको एग्जामिनर पूछ रहा है 1000 मेगास्पोर बनाने हैं तो बताओ मेयोसिस कितनी बार रिपीट करोगे, तो वो बेटा 1000 बार रिपीट करना पड़ेगा। 600 मेगास्पोर बनाने हैं, बताओ कितनी बार मेयोसिस रिपीट करना पड़ेगा, 600 बार ही करना पड़ेगा।
10 मेगास्पोर बनाने हैं, बताओ कितनी बार मियोसिस रिपीट करेंगे? तो बेटा 10 बार ही रिपीट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि आपने मेगास्पोर बनाए कितने? आपने 4 बनाए थे, लेकिन 4 में से बेटा सर्वाइव कितने हो गए? बेटा 1 ही हो गए। तो आप बनाना चाहते हैं 10, हालांकि बेटा 1 में तो 4 बनते ही बनते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको चाहिए 10 मेगास्पोर। लेकिन 10 बनाने के लिए बेटा हर ग्रुप में 3 क्या होते जाएंगे? मरते जाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो टोटल 10 को काउंट करने के लिए बेटा आपको सेम मियोसिस कितनी बार कराना पड़ेगा? 10 बार कराना पड़ेगा। आपको मान लो फॉर्मूला 4 मेगास्पोर बनाने। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सिंगल मियोसिस में चारों बन जाते हैं, क्लियर है ना? लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है? 4 में से 3 की डेथ हो जाएगी, 3 मर जाएंगे, बचेंगे कितने बेटा? 1 ही बचेगा। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को 4 मेगास्पोर बना के दे दो, तो आपको तो बेटा सेम मियोसिस, जिसमें हालांकि 1 ही में 4 बन रहे थे, लेकिन 4 में से 3 बन रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम मियोसिस को 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेंगे? तब जाके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। ये क्लियर हो गया ना? समझ आया ना? तो इन ऑर्डर टू फॉर्म एन नंबर ऑफ मेगास्पोर्स, जितना एग्जामिनर ने बोला है उतना ही उसका क्या आएगा? आंसर आएगा बेटा, ठीक है ना? अब अगर किसकी बात करेंगे बेटा, अगर आपको एग्जामिनर आपको इसके बारे में पूछ रहा है, माइक्रोस्पोर के बारे में पूछ रहा है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, वो बराबर होगा बेटा n/4, ठीक है ना? n/4 मतलब आपको पता है बेटा 1 में 4 बनते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या आएगा? n/4 आएगा। मतलब कितना मियोसिस करोगे? जितना आपको पूछा गया है इतना माइक्रोस्पोर बनाना है, उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, बिकॉज वहां पे चारों सर्वाइव करते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर चालाक है, अगर वो कभी कभी साइप्रेसी का पूछेगा तो वहां पे साइप्रेसी के लिए क्या आएगा? n ही आएगा बेटा, वहां पे n/4 नहीं आएगा। किसके लिए? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के लिए बेटा, क्लियर है ना? ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे प्लीज, इंपॉर्टेंट दोनों है। अगर मेगास्पोर पूछा जाए तो वो बराबर उतना ही होगा जितना पूछा गया है, अगर माइक्रोस्पोर पूछा गया तो वो n/4 आएगा। वो पहला वाला बराबर क्यों है? बिकॉज वहां पे चारों में से 1 सर्वाइव करता है, 3 की डेथ हो जाती है, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर जिसमें चारों के चारों क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। समझ गए ना? तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना? एंड आई होप बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको अच्छे से समझ आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्लियर है ना? तो ये है कंप्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो पढ़ना था बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए वो हमने फिनिश कर दिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम बेटा एक डिफरेंस लिख लेते हैं, इधर उधर लिख देता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड इधर लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसको हम रब कर देते हैं। तो डिफरेंस लिखेंगे बेटा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो एक साइड है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एक साइड में बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। चलिए, सबसे पहले डिफरेंस आपको याद रखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है, ठीक है ना? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और ये है बेटा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। यहाँ पे बेटा कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कॉमन होता है। और यहाँ पे आपने देख लिया बेटा, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? तो ये याद रखना, वहां पे ओनली लीनियर, यहाँ पे ओनली लीनियर अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल के आप कॉमन तो टेट्राहेड्रल के, इसके अलावा बहुत और सारे टाइप्स और भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे याद रखना ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स सर्वाइव। यहाँ पे चारों सर्वाइव करते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे बेटा ओनली 1 ब्रैकेट में लिखेंगे चार्जर, मतलब जो चार्जर के साइड में बेटा मेगास्पोर सर्वाइव्स,
मेगास्पोर सर्वाइव्स। ठीक है ना, यहाँ पे 4 है, 4 के चारों सर्वाइव करते हैं, लेकिन वहां पे बेटा 4 में से माइक्रोपाइल वाले 3 जो बेटा उनकी डेथ हो जाएगी और बचेगा कौन सा बेटा, बचेगा ओनली चालदा वाला बचेगा। ठीक है ना, चलिए और एक आगे बेटा इन वन एंथर, एक एंथर के लिए इन वन एंथर मेनी माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, मेनी माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो एक एंथर के अंदर बेटा बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, लेकिन इन वन ओव्यूल only, in one ovule only one megaspore is formed। बनेंगे तो 4, लेकिन फाइनली सर्वाइव बेटा एक ओव्यूल में खाली एक ही करता है बेटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भी याद रखना। ठीक है ना, लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है जो हमने शायद आपने बता दिया आपको, माइक्रोस्पोर is first cell of male gametophytic generation। ठीक है ना, तो माइक्रोस्पोर बेटा मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल होती है, एंड मेगास्पोर जो होता है ये मेगास्पोर is first cell of female gametophytic generation। female gametophytic generation। ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस है बेटा मैक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो ये डिफरेंस सब याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर होगा। कॉमन अरेंजमेंट में बहुत सारे अरेंजमेंट है, कॉमन टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे ओनली लीनियर अरेंजमेंट होता है। चारों सर्वाइव करते हैं, एक सर्वाइव करता है जो चालदा के साइड में होगा। यहाँ पे एक एंथर में एक से ज्यादा माइक्रोस्पोर्स होते हैं, यहाँ पे एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर होगा। माइक्रोस्पोर जो होता है वो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन होता है, एंड मेगास्पोर जो होता है बेटा वो फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन होता है। क्लियर है ना, तो ये पोर्शन जो है बेटा ये मेगास्पोरोजेनेसिस हमने फिनिश कर दिया, एंड डिफरेंस बिटवीन मेगा एंड मेगास्पोर ये भी हमने फिनिश कर दिया। अब हम आते हैं बेटा सेकंड टॉपिक की तरफ जो है हमारा मेगागेमेटोजेनेसिस। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे बेटा मेगागेमेटोजेनेसिस। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है मेगागेमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए अब मेगागेमेटोजेनेसिस क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि एक ओव्यूल के अंदर बेटा 4 मेगास्पोर बने थे, 4 में से एक सर्वाइव हो गया जिसको हम सर्वाइविंग मेगास्पोर बोलते हैं। अभी जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है बेटा ये जो बच गया ये अब क्या करेगा, ये अब ग्रो करेगा, डिवाइड करे। हम अभी देखेंगे कैसे डिविजन होते हैं इसमें। ये ग्रोथ करके एंड डिवीजन करके बेटा क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा एंड फाइनली ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये एक बेटा एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बना लेगा, जिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। जैसे हमने मेल के अंदर देखा था, सेल डिवाइड किया था तो जनरेटिव एंड ट्यूब सेल बना था, फिर जनरेटिव ने डिवाइड किया तो 2 मेल गेमेट एंड 1 ट्यूब सेल बन गया था। फिर हमने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया था मेल गेमेटोफाइट। यानी मेल गेमेटोफाइट में टोटल 3 सेल्स होती है एंड 3 न्यूक्लियस होते हैं। सेम तरीके से क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट में जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें 7 सेल्स होंगी और 8 न्यूक्लियस होंगे, और उस 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम सर्वाइविंग मेगास्पोर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम
मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम सर्वाइविंग मेगास्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है ना बच्चा, मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब ये मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, इसमें कैसे डिविजन्स होते हैं, कैसे ग्रोथ होता है, तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो दोबारा से हम डायग्रामेटिक पोर्शन भी आएंगे, बिकॉज डायग्रामेटिक पोर्शन आपने समझ लिया, फिर इसमें बेटा आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट समझने में बेटा। क्लियर है ना। यहाँ पे और एक चीज आप याद रखेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी जरूरी है याद रखना, वो ये है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो जिम्नोस्पर्म का होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल गैमेटोफाइट जो किनका होता है बेटा, जो जिम्नोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म, और दूसरा बेटा फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है बच्चा। तो याद रखना है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म, इसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी बनता है, लेकिन दोनों एंडोस्पर्म डिफरेंट है, हम आगे देखेंगे, बस अभी इतना याद रख लीजिए। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज एंडोस्पर्म। क्लियर है ना। एंड द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज एम्ब्रायो सैक। तो इंपॉर्टेंट है दोनों बच्चा। एम्ब्रायो सैक क्या है, एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंड एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं फिर कि मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है, मेगा गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक है, बिकॉज एम्ब्रायो सैक दूसरा नाम है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल में कि मेगा गैमेटोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, हम एम्ब्रायो सैक को बनाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस जिसके अंदर हम एम्ब्रायो सैक बना रहे हैं या फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है ना। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म को एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब याद रखना है, ये हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब और एक चीज याद रखना है दैट जो एम्ब्रायो सैक होता है, ठीक है ना, मैंने अभी आपको बोला था एम्ब्रायो सैक जो होता है, एम्ब्रायो सैक कितने सर्वाइविंग मेगास्पोर से बनता है, अभी हमने पढ़ा था इन केस ऑफ मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रायो सैक कितने सर्वाइविंग मेगास्पोर से बनता है, सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर से बनता है। तो याद रखना है बच्चा, ऐसा एम्ब्रायो सैक, ठीक है ना, ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एम्ब्रायो सैक जो बनेगा बेटा फ्रॉम सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर, ऐसा एम्ब्रायो सैक जो बनता है बेटा फ्रॉम सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर, ऐसे एम्ब्रायो सैक को हम नाम देते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक, इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक, ठीक है ना। और ऐसा एम्ब्रायो सैक जो जिसके अंदर एक से ज्यादा मेगास्पोर सर्वाइव कर जाए, ठीक है, मतलब ऐसा एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर मोर देन वन सर्वाइविंग मेगास्पोर है बेटा, ठीक है ना, ऐसे पर्टिकुलर एम्ब्रायो सैक इंपॉर्टेंट है, इसको हम पॉलीस्पोरिक एम्ब्रायो सैक बोलते हैं, पॉलीस्पोरिक एम्ब्रायो सैक। यानी मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक जो है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक ऐसा एम्ब्रायो सैक है जो सिंगल मेगास्पोर से बना है बेटा, एंड पॉलीस्पोरिक कैसा है जिसमें एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, मेगास्पोर सर्वाइव कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना है कि राउंड अबाउट 80% एंजियोस्पर्म्स के अंदर कौन सा एम्ब्रायो सैक होगा, शाबाश, ये वाला होगा जिसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राउंड अबाउट 80% एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फाउंड इन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फाउंड इन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। दैट मीन्स रिमेनिंग 20% के अंदर क्या होगा, पॉलीस्पोरिक, फाउंड
in 20% of angiosperms. अब और एक चीज याद रखना है, जो एग्जाम एंड नीट का क्वेश्चन है वो ये है कि जो मोनोसुपोरिक एम्ब्रयो सैक होता है ना, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एक प्लांट के अंदर जिसको हम पॉलीगोनम बोलते हैं। मोनोसुपोरिक एम्ब्रयो सैक को सबसे पहले डिस्कवर किया गया एक प्लांट के अंदर, जिस प्लांट को हम बोलते हैं पॉलीगोनम बोलते हैं, ठीक है ना। मोनोसुपोरिक एम्ब्रयो सैक को सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट के अंदर डिस्कवर किया गया था। बिकॉज मोनोस्पोरिक एम्ब्रयो सैक को सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट के अंदर डिस्कवर किया गया था, ये ही रीजन है बेटा कि हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रयो सैक को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रयो सैक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, दिस इज आल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रयो सैक, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रयो सैक समझ गए ना। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर कौन सा एम्ब्रयो सैक पाया जाता है, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन जरूर होगा पॉलीगोनम टाइप। तो याद रखना, पॉलीगोनम टाइप इज मोनोस्पोरिक और ये 80% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रयो सैक बेटा। मोनोस्पोरिक का मतलब जो सिंगल मेगास्पोर से बनेगा, पॉलीस्पोरिक का मतलब जो एक से ज्यादा मेगास्पोर से बनेगा। क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ, हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रयो सैक की तरफ, ठीक है ना। देखते हैं कि एम्ब्रयो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम रब कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रयो सैक को ही हम मैक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रयो सैक को ही हम मैक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये सब सिमिलर टर्म है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट डायग्राम से, इधर से। तो ये इधर से शुरू होगा, थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं। तो इधर से हमारी कहानी शुरू होगी। तो ये आया बेटा ओव्यूल, ये ओव्यूल है बेटा, क्लियर है ना। इस ओव्यूल के अंदर मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं सेल को बनाने के लिए। इस ओव्यूल के अंदर है बेटा एक सिंगल सेल, ये इसके अंदर सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये सिंगल सेल डिप्लॉयड सेल है, और इस सिंगल सेल को हम बोलते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो मतलब ये वही सेल है जो अभी भी ग्रो करके आई है, कहां से, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। तो मैं उधर से बेटा पूरा साइकिल दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो दिस इज डिप्लॉयड सेल, ये डिप्लॉयड सेल है, ये एक मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी सेल है, डिप्लॉयड सेल है। इट इज अ मियोसाइट, बिकॉज़ इसका मियोसिस होगा थोड़ी देर में। अब इस मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, जो आपको अभी पता है, जो हमने थोड़ी देर में देखा भी था। मियोसिस होगा बेटा स्पोरिक मियोसिस, तो ये ऐसे है। इसका मियोसिस हुआ और इसके 4 मेगास्पोर्स बन गए। ये है 4 मेगास्पोर्स लीनियर फॉर्म में, 4 मेगास्पोर्स बन गए, ठीक है ना। जैसे 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, आफ्टर सम टाइम out of 4 surviving megaspores, खाली एक सिंगल मेगास्पोर क्या कर गया, सर्वाइव कर गया और बाकी की डेथ हो गई। ये हमारा बाकी डेड वाले यहाँ नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो आपको याद रखना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर, ठीक है ना। तो यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर है ना। अब जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिनिश होगा, क्लियर, एंड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होगा, ये आपको पता है दिस इज सी एंड ये आपको पता है दिस इज एम एंड बेटा ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ये सिंगल सर्वाइविंग माइक्रोस्पोर बन गया, अब इस सिंगल सर्वाइविंग माइक्रोस्पोर से बेटा एक नया प्रोसेस शुरू होगा। इसको मैं ऐसे बताता हूं, एक नई कहानी शुरू होगी, एक नई प्रोसेस शुरू होगी। और इस नई प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इधर मैं लिख देता हूं, इसको हम एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट बोलते हैं।
डेवलपमेंट बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलेंगे, मेगागेमेटोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है ना। अब मेगागेमेटोजेनेसिस में सबसे पहले चेंज जो आएगा बेटा वो क्या होगा, ये जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है, इस सर्वाइविंग मेगास्पोर में साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज होगा, मतलब सबसे पहले ग्रोथ होगा। क्लियर है ना। और इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के इंक्रीज के साथ ही, मतलब अभी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा था, साथ ही बेटा सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, और वो स्ट्रक्चर होगा बेटा वैक्यूल और सेंट्रल वैक्यूल। मतलब एक वैक्यूल डेवलप होगा, एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होगा। कब? जब सेल आफ्टर फॉर्मिंग, या जब सेल आफ्टर सर्वाइविंग मेगास्पोर फॉर्मेशन, जब ये सर्वाइविंग मेगास्पोर बन गया, या एंड ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस जब हो गया, जैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म होगा, अब ये ओव्यूल जो है ये बढ़ेगा टुवर्ड्स मेगागेमेटोजेनेसिस। जैसे ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से निकल के मेगागेमेटोजेनेसिस में कदम रखेगा, सबसे पहला स्टेप जो मेगागेमेटोजेनेसिस में होगा वो ये होगा बेटा कि ये जो मेगास्पोर मदर, ये जो मेगास्पोर सर्वाइविंग मेगास्पोर है, इसका क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा। और जब इसका साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा होगा, सेम टाइम पे बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डेवलप होगा, वैक्यूल डेवलप होगा। क्लियर है ना। तो अगर हम इसको देखना चाहें क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ये हमारा ओव्यूल है जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा हम बड़ा बना देंगे अभी। ये दिस इज द इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल, ये इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल है। ठीक है ना। अब इसके अंदर सर्वाइविंग मेगास्पोर है, तो सर्वाइविंग मेगास्पोर ने क्या किया, इसने खुद को साइज में इंक्रीज कर दिया, ये इसका साइज इंक्रीज हो गया, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो गया। क्लियर है ना। और साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज के साथ साथ न्यूक्लियस हम ब्लू कलर में बना देते हैं इसका, तो ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, इधर ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है ना। अब जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, साथ में क्या बन गया, यहाँ पे बेटा एक सेल ऑर्गेनेल बन गई, और ये सेल ऑर्गेनेल क्या है, ये वैक्यूल है बेटा, ये वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप लेवल भी कर सकते हैं। तो ये है सर्वाइविंग मेगास्पोर, सर्वाइविंग मेगास्पोर। अभी तक हम इसको बेटा सर्वाइविंग मेगास्पोर ही नाम देंगे, थोड़ी देर में इसका नाम बाद में चेंज होगा। तो ये सर्वाइविंग मेगास्पोर है, और ये क्या है, दिस इज वैक्यूल, तो ये वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना। चलिए, अब जैसे ही ग्रोथ होगा इसका, ठीक है ना, अब ग्रोथ के बाद होगा बेटा, जैसे जस्ट आफ्टर ग्रोथ, यहां पे ग्रोथ हुआ, अब ग्रोथ के बाद हुआ इधर फर्स्ट माइटोसिस। ठीक है ना। याद रखना बच्चा, ग्रोथ के बाद क्या हो रहा है, अभी फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। अच्छा, ये चीज भी आपको पता है कि यहां तक सेल डिप्लॉयड थी, ये सारी ये सेल डिप्लॉयड थी। अब ये जो यहाँ पे सेल्स बनी, दे आर हैप्लॉयड, और ये भी क्या है, जो न्यूक्लियस अंदर है बेटा, ये भी कैसा है, ये भी हैप्लॉयड। यानी सर्वाइविंग मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉयड होता है, तो यहाँ पे भी तो न्यूक्लियस हैप्लॉयड ही होगा। अब अगर ये हैप्लॉयड मियोसिस करेगा तो फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। हमको गेमीट हैप्लॉयड बनाना है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हैप्लॉयड बन गया है, लेकिन गेमीट अभी पूरा नहीं बन पाया। अब अगर हम पूरा गेमीट बनाएंगे, तो पूरे गेमीट को बनाने के लिए या पूरे एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, हम माइटोटिक मेथड यूज करेंगे, ना कि मियोटिक। बिकॉज अगर हमने कहीं पे भी मियोसिस कर दिया, फिर नंबर और डिक्रीज हो जाएगा। तो थ्रू आउट मेगागेमेटोजेनेसिस क्या चलेगा, माइटोसिस चलेगा, जिसमें बेटा फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पे होगा। क्लियर है। जैसे फर्स्ट माइटोसिस होगा, तो दोबारा से हमको वैक्यूल बनाना पड़ेगा। इधर वैक्यूल उल्टा है, आपको पता है उल्टा क्यों है, बिकॉज एनोट्रोपस की बात चल रही है अभी। चलिए, तो ये आपको आगे पता है, इस एंड को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज सी एंड दिस इज एम एंड, इसको भी साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है ना। ये सी है और ये एम है। चलिए, अब जैसे ही ये सेल ग्रो कर गई थी, जिसको हमने अभी देखा, तो ये सेल हमारी है जिसका ग्रोथ हुआ है, इसको हम थोड़ा ऐसे लेफ्ट साइड में बना देते हैं। ये हमारी सेल है जिसका ग्रोथ हुआ था। अब इसमें माइटोसिस होगा। जैसे इसका माइटोसिस होगा, आपको पता है बच्चा, इसके माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। ये एक न्यूक्लियस बन गया और ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया, दो न्यूक्लियस बन गए। बिकॉज माइटोसिस में बेटा सेल दो न्यूक्लियस बनाती है। क्लियर है ना। जैसे ही ये दो न्यूक्लियस बनेंगे बच्चा,
इन दो न्यूक्लियस के बीच में ग्रो करना शुरू करेगा कौन? हमारा वैक्यूल। ये वैक्यूल बेटा इनके बीच में ग्रो करना शुरू कर गया, वैक्यूल साइज में बढ़ गया और वैक्यूल ने क्या करना शुरू कर दिया? इन दो न्यूक्लियस के बीच में ग्रो करना शुरू कर दिया। क्लियर है ना? वैक्यूल बीच में आया, न्यूक्लियस दो बन गए थे ना, न्यूक्लियस अभी अलग अलग थे, लेकिन अब बीच में कौन एंटर कर गया? वैक्यूल एंटर कर गया। जैसे ही बिकॉज वैक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा, जैसे वैक्यूल में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा, वैक्यूल साइज में बढ़ता रहेगा। जैसे ही वैक्यूल साइज में बढ़ता जाएगा बच्चा, होगा क्या? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ वैक्यूल, इधर तक आप पढ़ा, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ वैक्यूल आप क्या होगा? सेम डायग्राम दोबारा से बना देते हैं। ये ऐसे, तो ये हमारा सेल बेटा ये अभी भी ग्रो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इसका साइज बढ़ता जा रहा है, इसका ग्रोथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखना है, जब भी हमारा ये सेल ग्रो करता जा रहा है ना, ये ग्रोथ के लिए मटेरियल कहाँ से ला रहा है? इसको ये ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो हमने कल पढ़ा था, इसको न्यूट्रिशन न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता था? अगर आपको याद हो कल, न्यूक्लियस बेटा इस एरिया में पाया जाता था, ये एरिया न्यूक्लियस से भरा हुआ था। तो वही न्यूक्लियस अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है किसको? डेवलपिंग फीमेल गेमेटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और उसी न्यूट्रिशन की वजह से सेल का कंटिन्यूअसली साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही ये बीच में इधर हम थोड़ा सेंटर बड़ा वाला ये वैक्यूल बड़ा बना लेंगे, तो ये वैक्यूल बीच में ग्रो कर गया, ये आप देख सकते हैं वैक्यूल बीच में ग्रो कर गया बेटा, वैक्यूल का साइज बढ़ गया। बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ वैक्यूल, न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग हो गया, ये न्यूक्लियस पहुंचा ऊपर और ये न्यूक्लियस पहुंचा नीचे। तो वैक्यूल के ग्रोथ की वजह से न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, और इस सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियर शिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ न्यूक्लियर शिफ्ट, और न्यूक्लियर शिफ्ट कराया किसने? न्यूक्लियर शिफ्ट, और न्यूक्लियर शिफ्ट कराया किसने? बाय द ग्रोथ ऑफ वैक्यूल। क्लियर है ना? एक न्यूक्लियस पहुंच गया चार्जर एंड पे, तो ये है यहाँ पे आपका चार्जर एंड, एक न्यूक्लियस पहुंच गया चार्जर एंड पे, और एक न्यूक्लियस पहुंच गया माइक्रोफाइलर एंड पे। क्लियर है ना? ये चार्जर एंड यहाँ था, ये माइक्रोफाइलर एंड यहाँ। क्लियर है ना? तो वैक्यूल की ग्रोथ की वजह से न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया और एक न्यूक्लियस नीचे आ गया। एक है चार्जर न्यूक्लियस और एक है माइक्रोफाइलर न्यूक्लियस। क्लियर है ना? अब ये सेल जिसके अंदर ये न्यूक्लियस सेपरेट हो रहे हैं, जिसके अंदर वैक्यूल ग्रो कर रहा है, जिसका साइज इंक्रीज हो गया, इस सेल को हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? इसको बेटा यहाँ पे क्या बोल रहे थे? इसको हम मैगोस्पोर सेल बोल रहे थे, ये सर्वाइवल मैगोस्पोर सेल था। लेकिन अब ये सेल जो है बेटा, इसका न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। अब इस सेल को हम मैगोस्पोर सेल नहीं बोलेंगे, अब इस सेल का नाम चेंज होगा। अब इस सेल को हम बोलते हैं, इधर लिख देता हूं, अब इस सेल को हम बोलते हैं, इधर लिख देता हूं बच्चों, अब इस सेल को हम बोलते हैं, इधर नाम लिख देता हूं, दिस सेल इज नाउ नोन एज सेंट्रल सेल। अब इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है ना? अब इस सेल का नाम मैगोस्पोर मदर सेल नहीं है, अब इस सेल का नाम सर्वाइविंग मैगोस्पोर नहीं है, अब इस सेल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो सेंट्रल सेल में बेटा दो न्यूक्लियस बन गए, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में क्या है? बीच में वैक्यूल है। क्लियर है? अब इस डायग्राम को मैं इधर लाता हूं, नंबरिंग वगैरह कर ले, तो ये है 1, ये है 2, ये 3, 4, 5 and 6। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम नंबर 7, ठीक है ना? तो यहां से शुरू करेंगे, तो ये इधर से शुरू होगा, तो ये हमारा है वैक्यूल का इंटीग्रेट, ठीक है ना? अब इस उधर से 6th वाली डायग्राम में देख लीजिए, 6th वाली डायग्राम में कितने न्यूक्लियस है? ओवरऑल सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, एक है माइक्रोफाइलर साइड में और एक है चार्जर साइड, ठीक है ना? अब जैसे न्यूक्लियर शिफ्ट कंप्लीट होगा, न्यूक्लियर शिफ्ट कंप्लीट हुआ, अब न्यूक्लियर शिफ्ट कंप्लीट होने की वजह से एक न्यूक्लियस, चलो इधर बना देते पहले,
आप क्लियरली देख सकते हैं सेल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब सेंट्रल सेल का साइज बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस का अमाउंट कम होता जाएगा। यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया न्यूक्लियस से भरा है, इधर भी मैक्सिमम एरिया में न्यूक्लियस, यहाँ पे सेल का साइज बढ़ गया, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस का एरिया कम हो गया। अब यहाँ पे सेल का साइज और बढ़ गया, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस का साइज कम होगा। ये जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, ये ब्लू कलर जो है दिस इज फॉर सेंट्रल सेल, ब्लू कलर सेंट्रल सेल का है। क्लियर है ना? चलिए अब इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था और यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस था, और बीच में क्या था? बीच में सेंट्रल वैक्यूल था। जब हम 6th स्टेप से निकल के कहां पे आएंगे बेटा? 7th स्टेप पे आएंगे। इन बिटवीन दिस मूवमेंट फ्रॉम 6 टू 7 में क्या होगा? अब होगा बेटा सेकेंड माइटोसिस। तो वहां पे फर्स्ट माइटोसिस हुआ था, अब यहां पे होगा सेकेंड माइटोसिस। ठीक है ना? बीच में है बेटा अभी भी वैक्यूल, वैक्यूल अभी भी बीच में सेपरेट करके रख रहा है इनको, ये वैक्यूल अभी भी बीच में। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर एक न्यूक्लियस था उस सेल में, 6th सेल में, नीचे एक न्यूक्लियस था 6th सेल में। क्लियर है ना? जैसे ही सेकंड माइटोसिस होगा, अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियस आएंगे? यहाँ पे आएंगे 2 न्यूक्लियस, ये आ गया न्यूक्लियस नंबर 1, ये आ गया न्यूक्लियस नंबर 2, यहाँ पे भी आएंगे 2 न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस नंबर 1, ये हो गया न्यूक्लियस नंबर 2। तो सेकंड माइटोसिस की वजह से ऊपर अब डेवलप हो गए 2 न्यूक्लियस और नीचे भी डेवलप हो गए 2 न्यूक्लियस। मतलब बेटा चार्जर एंड पे अभी है 2 न्यूक्लियस एंड माइक्रोवायर एंड पे भी अभी है 2 न्यूक्लियस। क्लियर है ना? अब आगे क्या होगा? आगे होगा बेटा ये कि अब ये जो सेल है ऐसे सेंट्रल सेल जो है ये ऐसे बेटा सेंट्रल सेल वैक्यूल बेटा। अब वैक्यूल के अंदर आप देख लीजिए बेटा, दिस इज सेंट्रल सेल, ये आप सेंट्रल सेल देख लीजिए, ये है सेंट्रल सेल। ऐसे सेंट्रल सेल का साइज बहुत हद तक बढ़ गया बेटा, साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया ऐसे। ठीक है ना? अब डायग्राम नंबर 7 में अगर हम देखें, डायग्राम 7 में अगर आप देख पाओगे बच्चा, ठीक है ना? 6 में था एक एक न्यूक्लियस, ऊपर एक और नीचे एक। अब बिकॉज 6 और 7 की ट्रांजिशन है, जब 6 7 में कन्वर्ट हुआ, सेकंड माइटोसिस हुआ, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस ऊपर बन गए, 2 न्यूक्लियस नीचे बन गए। क्लियर है ना? जैसे 7 से 8 में ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना? 7 से जब 8 में ट्रांजिशन होगा, अब होगा थर्ड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस होगा। क्लियर है ना? और थर्ड माइटोसिस में यहाँ पे अभी भी वैक्यूल प्रेजेंट है ऐसे। अब थर्ड माइटोसिस की वजह से क्या होगा? थर्ड माइटोसिस की वजह से यहाँ पे बनेंगे 4 न्यूक्लियस, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे भी बनेंगे 4 न्यूक्लियस, 1 2 3 एंड 4। तो ऊपर भी बन गए 4 न्यूक्लियस और नीचे भी बन गए 4 न्यूक्लियस। किसके बाद? थर्ड माइटोसिस के बाद। समझ गए ना? तो हमने शुरुआत करी थी सिंगल सेल से, उसी सिंगल से हमने शुरुआत करी थी सिंगल मेगास्पोर से। वही सिंगल मेगास्पोर बेटा ग्रो कर रहा है, न्यूक्लियस को कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जा रहा है। उसी सिंगल मेगास्पोर से अब क्या बन रहा है बेटा? एक बड़ा सा सेल बन रहा है, जिस सेल में अब क्या है? जिस सेल में पहले तो उसमें एक न्यूक्लियस था, हैप्लॉइड एक न्यूक्लियस था। अब उसी सेल में क्या है बेटा? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, 4 है बेटा चार्जर साइड में और 4 है बेटा नीचे वाले साइड में। क्लियर है? अब क्या होगा? अब होगा बेटा इसके बाद आगे ऐसे बना देते हैं, ऐसे। तो ये हमारा सेंट्रल सेल है, इधर न्यूक्लियस लगभग पूरा खत्म हो गया है, बिकॉज उसको पूरा यूज कर दिया गया। ये हमारी सेंट्रल सेल है ऐसे। अब होगा बेटा एक स्पेशल फिनोमेना जिसको हम 3+1 अरेंजमेंट बोलते हैं।
इस फिनोमेना को बेटा 3+1 अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। 3+1 अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? 3+1 अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ऊपर 4 न्यूक्लियस है, नीचे 4 न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अभी तक कंटिन्यूसली कैरियोकाइनेसिस चलता रहा, खाली न्यूक्लियर डिवीजन चलते रहे। जब ऊपर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, नीचे 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, अब आउट ऑफ द 8 न्यूक्लियस, मतलब जो ओवरऑल 8 न्यूक्लियस है सेंट्रल सेल के अंदर, इन 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस जो है बेटा ऊपर 3 साइड में और नीचे 3 साइड में, 6 न्यूक्लियस का बेटा साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब ओवरऑल बेटा ऊपर 4 न्यूक्लियस है, 4 में से 3 का साइटोप्लाज्म बनेगा और 1 का साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। मतलब 3+1 का मतलब है आउट ऑफ 4 ऑन द अपर साइड 3 का होगा साइटोकाइनेसिस ऑन द अपर साइड, 3 का होगा साइटोकाइनेसिस ऑन द लोअर साइड। तो बचेगा बेटा 1 न्यूक्लियस, ठीक है। ऊपर साइड में भी 1 बचेगा और नीचे साइड में भी 1 बचेगा, उसका साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस ही रहेगा। मतलब उसका कोई साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो सिंपल न्यूक्लियस के फॉर्म में ही रहेगा। तो मतलब शॉर्ट में ये है 3+1 अरेंजमेंट से क्या होगा, इनसाइड सेंट्रल सेल अब 3 सेल्स ऊपर बनेंगी और 3 मतलब सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर है बेटा ये। अभी तक सेंट्रल सेल था खाली, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, फिर 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस बने, तो ओवरऑल 8 न्यूक्लियस बन गए। लेकिन जैसे ही सेंट्रल सेल में 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, 8 न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के बाद 3+1 अरेंजमेंट होगा। 3+1 अरेंजमेंट में क्या होता है, जो ऊपर वाले 4 न्यूक्लियस है उसमें से 3 का साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब उनका अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, उनका अपना साइटोप्लाज्म बन जाएगा। तो वो अब न्यूक्लियस नहीं रहा, वो अब क्या बन गया, वो अब सेल बन गया। तो 3 सेल्स ऊपर बनेंगी और 3 सेल्स नीचे बन जाएंगी। समझ आया ना। तो मतलब ये है मेरा कहने का, ब्लू कलर में हमने सेंट्रल सेल बनाया था, ये इसके 4 न्यूक्लियस है, 1 2 3, ठीक है ना। और 4 यहाँ पे मैं 4 बना रहा था, इधर बना लेते हैं 4। ये इसके 4 न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी 4 न्यूक्लियस है बेटा, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 4 न्यूक्लियस है। क्लियर है ना। अब इन 4 न्यूक्लियस में से 3 का होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब 3 का अपना साइटोप्लाज्म बनेगा। ये देख लीजिए, इसका अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म बन गया, इसका भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म बन गया, इसका भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म बन गया। तो 3 सेल्स ऊपर बन गई। सेम इधर भी होगा, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म। तो बचे कितने बेटा, बचे 2 न्यूक्लियस जिनका अपना साइटोप्लाज्म नहीं बन पाया। तो ये 2 न्यूक्लियस क्या करेंगे, ये ऊपर से बेटा मतलब चार्जर एंड से चार्जर न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड से माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस बेटा ये मूव करेंगे और कहां पे आएंगे, ये सेंट्रल सेल की साइड में आ जाएंगे। ये इधर पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। टोटल क्या है बेटा, टोटल अब हमारे पास 3 सेल्स है ऊपर, 3 सेल्स है नीचे और खुद सेंट्रल सेल है बेटा, ठीक है। और अब सेंट्रल सेल के कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, जो यहाँ पे आपको साइड में मिलते हैं। समझ आया ना। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो अभी बन गया, जिसमें आप 1 2 3 4 5 6, जिसमें आप 7 सेल्स देख रहे हैं और 8 न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रायो सैक बोलते हैं और फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। और ये पूरी प्रोसेस क्या है बेटा, दिस होल प्रोसेस इज, शाबाश, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज मेगा गेमेटोजेनेसिस। समझ आया ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बड़ा सा मेगा गेमेटोफाइट बनाता हूँ ताकि आपको बेटा दिख जाए कि हमने क्या बना दिया। तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये आपका थोड़ा बड़ा बना देंगे हम अभी। दिस इज योर ओव्यूल, ठीक है बच्चों। ये ओव्यूल है, क्लियर। ये इसका इंटीग्रल बना देते हैं थोड़ा। ये इसका इंटीग्रल बना दिया हमने। अब ये हमारी सेंट्रल सेल, जिसको मैं ब्लू में बना रहा हूं ना, ये ब्लू सेल जो है बेटा, दिस इज आवर सेंट्रल सेल। तो ये ध्यान से देखना, ये हमारी सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल है ब्लू में जो हमने बनाई, ठीक है ना। थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं उसको ताकि आपको दिख जाए।
चलिए, तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है। अब इस सेंट्रल सेल के खुद के कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है। ये इसके 2 न्यूक्लियस हो गए इधर, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। ये सेंट्रल सेल के खुद के 2 न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो सेंट्रल सेल के जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये n+n होते हैं, मतलब ये 2n नहीं है बेटा, ये n अलग है और n अलग है, मतलब ये आमने सामने तो है लेकिन ये अभी जुड़े नहीं आपस में बेटा, ये अभी आपस में फ्यूज नहीं हुए। n अलग है और दूसरा n अलग है। ये जो n+n न्यूक्लियस होते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, इन 2 न्यूक्लियस को बेटा, ये जो n+n न्यूक्लियस है इनको हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? और ये अभी जुड़े नहीं है, ये अभी n+n कंडीशन है, ठीक है ना। जब ये जुड़ जाएंगे ना, जब ये 2n बन जाएंगे तब इनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अभी ये जुड़े नहीं है, अभी ये n+n कंडीशन है, इनको हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये 2 नंबर में होते हैं, n+n, मतलब दोनों हैप्लॉइड होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। क्लियर है ना? चलिए, अब आपने अभी देखा कि इस सेंट्रल सेल के ऊपर 3 न्यूक्लियस बने थे, ये 1, ये 2, ये 3, और 3 न्यूक्लियस का अपना साइटोप्लाज्म बना था। ये पहली सेल हो गई साइटोप्लाज्म वाली, ये दूसरी सेल हो गई साइटोप्लाज्म वाली, और बाद में ये तीसरी सेल भी हो गई साइटोप्लाज्म वाली। तो 3 सेल्स ऊपर बनी हुई है। इन 3 सेल्स को हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। दे आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स, ठीक है ना। तो कितनी एंटीपोडल सेल्स होती है फीमेल गेमेटोफाइट में? 3 एंटीपोडल सेल्स होती है। कहां पे पाई जाती है? दे आर प्रेजेंट ऑन चार्जर एंड। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ, एंटीपोडल सेल्स जो है बेटा फीमेल गेमेटोफाइट में, वो एंटीरियर साइड में है कि पोस्टीरियर साइड में? जल्दी जल्दी बोलो, बताओ बिल्कुल जल्दी जल्दी बेटा। ये 3 सेल्स बेटा एंटीरियर साइड में कि पोस्टीरियर साइड में? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एंटीरियर साइड में, लेकिन ये एंटीरियर साइड में नहीं है। दे आर प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड। मैंने कल बोला था कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का जो माइक्रोफाइलर एंड होता है दैट इज इट्स एंटीरियर एंड, एंड ओव्यूल का जो चार्जर एंड होता है दैट इज इट्स पोस्टीरियर एंड। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंटीरियर है, लेकिन हमने कौन सा ओव्यूल बनाया? हमने एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया है। एनाट्रोपस में बेटा चार्जर ऊपर होता है एंड माइक्रोफाइल नीचे होता है, बट उसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि चार्जर एंटीरियर हो गया, नहीं, चार्जर अभी भी पोस्टीरियर ही है बेटा। क्लियर है ना। तो पोस्टीरियर एंड में, चार्जर एंड में कितने सेल्स है? 3 सेल्स है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियस बने थे, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियस 1, न्यूक्लियस 2 एंड न्यूक्लियस 3। ये है बेटा पहली सेल, ये है बेटा दूसरी सेल, और एक सेल थोड़ी बड़ी होगी साइज में, ये 3 सेल्स होंगी बेटा। क्लियर है ना। अब इनमें से जो छोटी वाली सेल जो साइड में है, इनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। दे आर नोन एज सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड सेल्स होती है बेटा, ठीक है ना। और जो सेंटर में बड़ी सी सेल दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी सेल जो दिखाई दे रही है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये जो लार्ज सेल आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, जो मैं ग्रीन कलर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस लार्ज सेल, दिस इज नोन एज एग सेल। दिस इज नोन एज एग सेल। समझ आया? एंड दिस इज आवर फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। अब अगर आप फीमेल गेमेटोफाइट को ध्यान से देखेंगे, बताओ बच्चा मेरे को, फीमेल गेमेटोफाइट में कितनी सेल्स है और कितने न्यूक्लियस है? ठीक है ना। तो सेल्स अगर आप गिनेंगे, 3 हो गए एंटीपोडल्स, 2 हो गई सिनर्जिड्स, हो गई 5, और 1 हो गए एग सेल, हो गई 6, और एक खुद होगी सेंट्रल सेल, होगी 7। तो फीमेल गेमेटोफाइट इज अ 7 सेल्ड लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसे? ये हो गए 3 न्यूक्लियस, ये हो गए 3 न्यूक्लियस, हो गए 6 न्यूक्लियस, और 2 न्यूक्लियस हो गए ये वाले, हो गए 8। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन एंजियोस्पर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मेल गेमेटोफाइट में 3 सेल्स होती है और 3 न्यूक्लियस होते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट में 7 सेल्स होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगा गेमेटोजेनेसिस। समझ गए ना। चलिए, और एक चीज याद रख लेना बेटा, यहाँ पे 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स है, ठीक है ना। तो 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, इधर मैं लिख देता हूँ 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। इनको हम एक साथ बोलते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको हम एग एपैरेटस बोलते हैं।
एग एपेरेटस बोलते हैं, ठीक है। एग एपेरेटस क्या होता है? APPRETUS। एग एपेरेटस क्या होता है? एग एपेरेटस इज इक्वल टू 2 synergids प्लस 1 egg cell। क्लियर ना? याद रखिएगा बेटा, एग सेल एंड सिनर्जिड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड होता है हमेशा, ऑलवेज, एंड एंटीपोडल सेल्स बेटा टुवर्ड्स चार्जर एंड होती है। एग सेल एंड 2 सिनर्जिड बेटा एंटीरियर साइड में होती है, एंड एंटीपोडल सेल्स जो होती है बेटा दे आर प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड। और ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये फीमेल गेमेटोफाइट में आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मेल गेमेट कैसे अंदर आएगा, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी बस आप सिंपल ये डायग्राम याद रख लीजिए, ठीक है ना? तो दिस होल डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल गेमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है ना बच्चा? चलिए अब इसमें क्या रहेगा देख लेते हैं। चलिए ये हो गया अपर पोलर न्यूक्लियस, मैंने आपको बता दिया। ये N+N को पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, दोनों को सेकेंडरी बता दिया। नंबर ऑफ सेल 7 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फीमेल गेमेटोफाइट ये एग एपेरेटस माइक्रोपाइल, ये भी आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना? अच्छा, अब आप और एक चीज याद रखेंगे बच्चा, कि सिनर्जिड जो होती है, ये याद रखना है, सिनर्जिड जो होती है बेटा इनको हम हेल्पर सेल्स और कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं। सिनर्जिड्स को हम हेल्पर सेल बोलते हैं और कोऑपरेटिव सेल बोलते हैं। सिनर्जिड जो होते हैं बेटा इनमें फिलिफॉर्म एपेरेटस पाया जाता है। मतलब अगर मैं एक सिनर्जिड को यहाँ पे बना दूं, अगर आपको दिख रहा है इधर बना देता हूँ बेटा, अगर मैं एक सिनर्जिड को बना दूं ना तो इसमें बेटा ऐसा, ये सिनर्जिड ऐसा है सेल, इसमें बेटा नीचे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको फिलिफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। इसको बेटा फिलिफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। तो सिनर्जिड्स में क्या पाया जाता है? फिलिफॉर्म एपेरेटस। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, फिलिफॉर्म एपेरेटस किसमें होता है? तो ये सिनर्जिड्स में पाया जाता है, ठीक है ना? फिलिफॉर्म एपेरेटस के कुछ फंक्शंस होते हैं बेटा, मैं उनको रीड कर देता हूं। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एग। फिलिफॉर्म एपेरेटस क्या करेगा बेटा? ये न्यूट्रिशन एग को प्रोवाइड करता है बेटा, ये इसका फंक्शन होता है। सेकंड, ये प्रोटेक्शन एग को प्रोवाइड करता है। फिलिफॉर्म एपेरेटस न्यूट्रिशन एग को प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन एग को प्रोवाइड करेगा। एंड वन और इम्पोर्टेंट थिंग बेटा, कि जब पोलन ट्यूब ऊपर से आएगा ना, पोलन ट्यूब स्टेगमा से स्टाइल से नीचे आ रहा है, तो मैंने आपको कल बोला था बेटा पोलन ट्यूब को एग सिग्नल भेजता है। तो वो केमिकल सिग्नल जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ बुला रहा है बेटा, वो केमिकल सिग्नल कहां से निकलता है? वो सिनर्जिड से निकलता है। तो मतलब 2 सिनर्जिड जो होती है, 2 में से एक सिनर्जिड ऐसा होता है जो पोलन ट्यूब को बेटा बुलाने के लिए क्या करता रहेगा? केमिकल रिलीज करता रहेगा, एंड फाइनली उस सिनर्जिड की डेथ हो जाती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा केमिकल्स रिलीज करती है। तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स आउट ऑफ 2 सिनर्जिड्स बेटा, जैसे जैसे पोलन ट्यूब नजदीक आता जाएगा, एक सिनर्जिड की क्या हो जाती है? बाद में डेथ हो जाती है बेटा। जो एक बच जाती है उसके थ्रू कौन एंटर करता है? पोलन ट्यूब एंटर करता है इनटू द एम्ब्रायो सैक बेटा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके, मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट में डिफरेंस क्या है? मेल गेमेटोफाइट में 3 सेल्स होती है, फीमेल गेमेटोफाइट में 7 सेल्स होती है। मेल गेमेटोफाइट में 3 न्यूक्लियस होते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट में 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना? मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है वो एंथर के अंदर होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है ना? चलिए ये खत्म हो जाता है बेटा आज का टॉपिक हमारा। इसमें और कुछ है नहीं क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा वो मैंने पूरे डिस्कस कर लिए। अब कल की क्लास जो है एक बार मैं देख लेता हूँ, कुछ नहीं पूरा हमने फिनिश कर दिया बेटा इसको, ठीक है ना? अब कल की क्लास में जो है बेटा अब एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे मेगागेमेटोजेनेसिस। तो आपने याद रखा बेटा मेगागेमेटोजेनेसिस जो है वो शुरू, अच्छा ये 1, 2 और 3 पार्ट जो है दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद 4 से लेकर बेटा रिमेनिंग पार्ट जो है वो है मेगागेमेटोजेनेसिस। तो मेगागेमेटोजेनेसिस में आपने याद रखा बेटा कि मेगागेमेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है बेटा सिंगल सेल से, जिस सिंगल सेल को सर्वाइविंग मेगास्पोर बोलते हैं। सर्वाइविंग मेगास्पोर बेटा ग्रो करेगा, फिर फर्स्ट माइटोसिस होगा, फिर न्यूक्लियर शिफ्ट होगा, फिर सेकंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस, तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे। 4 न्यूक्लियस में बेटा 3+1 अरेंजमेंट होगा, 3 सेल्स बनेंगी, 2 न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे, एंड फाइनली क्या बनेगा बेटा? एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एम्ब्रायो सैक बोलते हैं।
तो ये आज का टॉपिक बेटा मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बेटा मतलब कल की क्लास में, सॉरी कल तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बेटा टुमारो क्लास में हम पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, पूरा पॉलिनेशन फिनिश करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा बेटा इसमें फर्टिलाइजेशन, और उसके साथ बेटा ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा, फिर हम इंशाल्लाह जेनेटिक्स पे आते हैं। क्लियर है ना? तो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक समझ आएगा अच्छे से, एंड आप इसको घर पे अच्छे से रिविजन भी करेंगे। ठीक है ना बच्चा? चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन खुदा हाफिज, पढ़ते रहिए बेटा और मेहनत करते रहिए। एंड थैंक यू एंड खुदा हाफिज बेटा। कल हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। चलिए बाय एंड खुदा हाफिज बेटा।